हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर एनसीईआरटी क्लास 8th ज्योग्राफी। तो आज ये लास्ट चैप्टर है आपका 8th क्लास का, और उसके बाद हम 9th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम द ज्योग्राफी पोर्शन। ठीक है, सो आज का जो चैप्टर का नाम है दैट इज़ अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज। पहले हमने रिसोर्सेज देखे थे क्या होता है। तो रिसोर्सेज से आपको दो चीज़ें हमेशा याद आनी चाहिए, वन इज़ वैल्यू एंड सेकेंड थिंग इज़ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है कि किसी चीज़ को यूज़ करने की टेंडेंसी कितनी है, यूजेबिलिटी है उस चीज़ की या नहीं है। तो आज हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज को। अब देखो, अभी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ 2024 और आपका मार्च मंथ है। ठीक है, सो अभी हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है फर्स्ट रैंक पे है इन टर्म्स ऑफ द डेमोग्राफी डिविडेंड। डेमोग्राफी का मतलब होता है डेमोग्राफी, पॉपुलेशन। ठीक है, तो अभी फर्स्ट रैंक पे देखें अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, तो इंडिया जो है उसका रैंक फर्स्ट आ चुका है। तो अब दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो अगर ह्यूमन बीइंग्स इतने ज़्यादा हैं, इंडिया की जो पॉपुलेशन है एक्सट्रीमली हाई राइट नाउ, तो अब हम कैसे उस पॉपुलेशन को यूज़ करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये पॉपुलेशन स्किल्ड हो जाती है और स्किल्ड होके अपना काम कर रही है, अपने वेजेस अर्न कर रही है, तो वो तो पॉजिटिव चीज़ है। पर अगर वहीं वो पॉपुलेशन एक तो अनस्किल्ड है, बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयड पड़ी हुई है, जमा ही मतलब बेरोज़गार आप बोल सकते हो, तो यू विल नोटिस कि ये पॉपुलेशन आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी ओवरऑल रिसोर्सेज के ऊपर। तो वही चीज़ आज के चैप्टर में दर्शाई गई है, ह्यूमन रिसोर्सेज, कैसे ह्यूमन बीइंग एज अ रिसोर्स की तरह एक्ट करते हैं। क्योंकि आपको पता है अगर अर्थ की बात करें तो पोल्स के ऊपर आपको ह्यूमन बीइंग ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, अंटार्कटिका जाओगे, आर्कटिक रीजन में जाओगे तो ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है। वहीं पे अगर अपने टेम्परेट रीजन में आओगे तो थोड़ी कम पॉपुलेशन मिलेगी। वहीं पे अगर फिर ट्रॉपिकल एरियाज़ में आ जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको ह्यूमन रिसोर्स मिल जाएगा। यानी कि ह्यूमन बीइंग एज अ रिसोर्स वो आज हम पढ़ेंगे। तो अगर किसी भी कंट्री की बात करें तो वहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो एज अ ग्रेटेस्ट रिसोर्स की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्यों एज अ लेबर ये आप देखोगे कि काम कर रहे हैं, ठीक है, लेबर की तरह काम करेंगे। फिर आप नोटिस करोगे अगर आप फ्लैट एरियाज़ में चले जाओगे वहाँ पे आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो मैकेनाइजेशन कम होगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ज़्यादा हैं तो लेबर की तरह यूज़ किए जा सकते हैं, लाइक दिस। सो इट इज़ पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटी दैट टर्न देम इनटू रिसोर्स। तो ये कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है ह्यूमन बीइंग की कि वो रिसोर्स की तरह एक्ट करेगा भी या नहीं। ठीक है, सो ह्यूमन रिसोर्स इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स। तो हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स भी क्या है, अल्टीमेट रिसोर्स की तरह है। हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल जो होंगे वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिसोर्स की तरह एक्ट करेंगे। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज बाकी रिसोर्सेज की तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है थ्रू आउट द वर्ल्ड। एज आई टोल्ड यू, पोल्स पे कम मिलेंगे, वहीं पे टेम्परेट पे थोड़े ज़्यादा मिलेंगे, एंड ट्रॉपिकल में काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। सो वेरिएशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर देखोगे तो ह्यूमन रिसोर्सेज की वेरिएशन है, तो डिफ़र करेंगे फ्रॉम द एरेडिकेशनल लेवल। अब देखो कंट्रीज़ भी हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे कुछ एक कंट्रीज़ आप बोलोगे कि डेवलप्ड नेशंस हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं। डेवलप्ड का मतलब है पूरी तरह से एजुकेशन बहुत अच्छे से है, बर्थ रेट, डेथ रेट बैलेंस कंडीशन में चल रहा है, कुछ भी ऐसा बोल सकते हो आप, जहाँ पे मतलब हम बोल सकते हैं वो पूरी तरह से डेवलप है। हेल्थ लेवल उनका अच्छा है, एज, सेक्स, एजुकेशन लेवल, एवरीथिंग इज़ फाइन देयर। वहीं पे फिर कुछ आती हैं डेवलपिंग नेशंस, यानी कि अभी डेवलप हो रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, एजुकेशन भी उतने ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुई है थ्रू आउट द कंट्रीज़ जैसे कि अपना इंडिया। तो हम अभी डेवलपिंग फेज़ में हैं। कुछ आती हैं लीस्ट डेवलप्ड। लीस्ट डेवलप्ड का मतलब है अभी बस इनिशियल स्टेज पे है, उनका डेवलपमेंट का डी चल रहा है अभी, ठीक है, इनिशियल स्टेज पे है। तो वही चीज़ें बोली गई कि एजुकेशन लेवल अगर आप देखोगे तो वेरी करेगा फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एज वेरी करेगी। कई जगह पे आप देखोगे बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि बच्चे पैदा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कहीं पे आप देखोगे डेथ रेट ज़्यादा होगा, यानी कि डेथ रेट तो ज़्यादा है, बर्थ रेट कम है। कहीं पे आप देखोगे कि डेथ रेट कम है पर बर्थ रेट कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है, कहीं पे बैलेंस में मिलेगा। सो इनके जो नंबर्स वगैरह होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो चेंज करते रहते हैं। ठीक है, सो मैंने अभी आपको बताया कि पॉपुलेशन या तो स्किल्ड होगी या तो अनस्किल्ड होगी। उसी से एक योजना भी देख लो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी कि डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा। 2015 में ये PMKVY यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्टार्ट होती है। इसका जो मेन एम था वो था कि जो 1 करोड़ इंडियन यूथ है,
2016 से लेके 2020 के बीच में उनको क्या करना है, ट्रेन करना है। और ऑब्जेक्टिव क्या था मेनली इस स्कीम का, कि जो एप्टीट्यूड है टुवर्ड द एम्प्लॉयबल स्किल्स, तो कुछ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी जाएंगी क्वालिटी की, एंड इनको क्या किया जाएगा, एक एप्टीट्यूड दिया जाएगा टुवर्ड द एम्प्लॉयबल स्किल्स, ताकि वो जो एग्जिस्टिंग वेज अर्नर है वो अपनी अपनी कैपेबिलिटी होल्ड कर सके अर्निंग की एटलीस्ट। अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें पॉपुलेशन की, कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है। फॉर एग्जांपल अगर 100 लोग हम टोटल ले लेते हैं, तो ये देखो येलो कलर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सारे लोग कहाँ पे रहते हैं, ये सारा कहाँ का है, तो ये सारा का सारा है एशिया का, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बताई हुई है एशिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो ऑरेंज से कलर के आपको दिखाए हुए हैं जो लोग यूरोप में रहते हैं, ठीक है। पर्पल कलर दिखाता है ये अफ्रीका में रहते हैं, पर्पल कलर के अफ्रीका में रहते हैं। वहीं पे ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका के स्काई ब्लू कलर में दिखा दिए, और नदर्न अमेरिका के दिखा दिए इन रेड कलर, एंड ग्रीन कलर दिखा दिया ये जो ओशिनिया वाला रीजन है। यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया, इधर न्यूजीलैंड वगैरह आ गया, तो न्यूजीलैंड आ गया, और साथ में पैसिफिक आइलैंड वगैरह जो आ गए वहाँ पे रहते हैं। तो ये आपको एक तरह से पॉपुलेशन की एनालिसिस करने को बताई हुई है कि यू कैन नोटिस कि जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है। अब एशिया वाला एरिया काफ़ी फ्लैट भी मिलेगा आपको। अब आप दो चीज़ें नोटिस करना, जहाँ पे माउंटेन एरियाज़ होंगे या फिर प्लेटो होंगे, ठीक है, इन एरियाज़ पे आपको पॉपुलेशन कम मिलती है इफ़ कंपेयर टू द फ्लैट एरियाज़। जैसे अपना गेंगेटिक वैली अगर हम इंडिया के अंदर देखते हैं, जहाँ से गंगा यमुना रिवर्स पास करती हैं, तो यू विल नोटिस वो प्लेन एरिया आ जाते हैं, और वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो हाईली डेंस मिल जाती है आपको। क्यों? क्योंकि फ्लैट एरिया है, चैलेंजेस ज़्यादा नहीं है टेरेन के अकॉर्डिंग, तो इस वजह से हमें जो पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में डिफरेंट मिलती है। सो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पॉपुलेशन का? द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस के ऊपर कैसे लोग स्प्रेड हैं, वो चीज़ बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड। अब देखो अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 30% एरिया पे ही रहती है, 30% लैंड सरफेस पे रहती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की पूरे वर्ल्ड के अंदर वो एक्सट्रीमली अनइवन है, यानी कि इक्वल नहीं है। एज यू कैन सी इन द डेमोन्स्ट्रेटेड इमेज, ये वाली, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 100 लोगों का ये रिप्रेजेंटेशन दिखाया है, जिसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है वो एशिया के अंदर रहता है। यू कैन एनालाइज, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है। कुछ एरियाज़ आप देखोगे क्राउडेड है, वहीं पे कुछ में देखोगे बहुत ही कम पॉपुलेशन है। कुछ क्राउडेड एरियाज़ हैं जैसे कि साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, और बहुत कम लोग रहते हैं हाई लैटिट्यूड वाले एरियाज़ में, जैसे कि ट्रॉपिकल डिजर्ट्स आ गए, हाई माउंटेन्स, एरियाज़ ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। तो यहाँ भी देखो एक्सट्रीम कंडीशन आ रही है। अब डेजर्ट है, पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम होगी, तो इस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं मिलेगी। माउंटेन रीजन है, टेरेन बहुत टफ आ जाता है, अगेन हमें यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं देखने को मिलेगी। एंड इस वजह से आप देखोगे कि ये जो एरिया जो कि एक्सट्रीम वाले कंडीशन में होते हैं, यहाँ पे जहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, डेजर्ट बहुत ज़्यादा है, या फिर हाइट बहुत ज़्यादा है एरिया की, वहाँ पे आपको पॉपुलेशन अल्टीमेटली बहुत कम मिलेगी। बहुत सारे लोग रहते हैं इन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। ऑल्दो अगर इंडिया की बात अगर वर्ल्ड की बात करें तो हमारा लैंड वाला पोर्शन ज़्यादा जो लाई करता है वो नॉर्थ वाले पार्ट में ही है। तो ऑलमोस्ट जो 3/4 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 2 कॉन्टिनेंट्स में ही रहती है, वो है आपका एशिया और अफ्रीका। एंड 60% जो पॉपुलेशन की पूरी वर्ल्ड की पीपल हैं दे स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज़, 10 कंट्रीज़ के अंदर ही रहते हैं। तो यहाँ पे एक इमेज दिखाई हुई है आपको। यहाँ पे अब आप इंडिया को आगे कर सकते हो एंड चाइना को पीछे रख सकते हो, क्योंकि अब हम फर्स्ट रैंक पे हैं, ठीक है। सो इस तरह से इसको आप ड्रॉ कर सकते हो। आपकी NCERT में अभी अपडेटेड नहीं है। सो इंडिया की पॉपुलेशन अब डेमोग्राफी के अकॉर्डिंग सबसे आगे है, ठीक है। सो चाइना सेकेंड है। तो देखो दोनों एशिया के अंदर आ गए ना, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको एशिया वाले एरिया में मिलती है, उससे कम फिर USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील एंड ऑल, ठीक है। सो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ हैं वो कहाँ पे लाई कर रही हैं। इसके बाद आती है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में हमें लेना पड़ेगा एरिया, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, दैट विल डिसाइड द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। मान लो ऑन एन एवरेज जब देखा गया तो ये बोला गया कि 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया होता है वहाँ पे 51% रह लेते हैं, 51%। पर ये बोला गया है वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का सिनारियो अगर लें तो ये दिस इज़ द एवरेज डेंसिटी कि 51% तो रह लेंगे 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। बट
आपको पता है कुछ एरिया, अगर इंडिया में हम आए यूपी और बिहार वाले एरिया में, तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो पॉपुलेशन है वो हाईली डेंस है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में वहाँ पे आपको 51 लोग नहीं मिलेंगे, ज़्यादा ही मिलेंगे, ठीक है, 91 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 100 में से। सो ज़्यादा मिलेगी आपको पॉपुलेशन, तो डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती है। ये ऑन एन एवरेज बताया गया है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड की अगर बात करी जाए तो कितने आ जाते हैं, 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। साउथ सेंट्रल एशिया में हाई डेंसिटी मिलती है पॉपुलेशन की, एंड इट इज़ फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। जो एवरेज डेंसिटी है पॉपुलेशन की इंडिया के अंदर अगर देखें तो देखो कितनी है, 382% पर स्क्वायर किलोमीटर, तो 51 से बहुत ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। कहाँ पे स्पेशली इन द फ्लैट एरियाज़, ठीक है, क्योंकि चैलेंजेस कम हो जाते हैं, दैट्स वाई। अब क्या क्या फैक्टर है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को डिसाइड करता है, तो पहले तो हम देखेंगे जोग्राफिकल फैक्टर। सबसे पहले टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब है माउंटेन्स प्रेजेंट है कि प्लेटो है, फ्लैट एरियाज़ हैं, वो सारी चीज़ें। तो टोपोग्राफी में क्या देखेंगे, तो जितने भी लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम प्लेन एरियाज़ में रहें, क्यों, रादर देन माउंटेन एंड प्लेटो, क्योंकि वहाँ पे फार्मिंग इजीली हो जाएगी, कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है वो इजीली सेटअप हो जाएगा, कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है। अब देखो चंडीगढ़ का एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे जोमेटो, स्विगी, इनका कितना ज़्यादा ट्रेंड चल रखा है ना, क्योंकि फटाफट से ऑर्डर आ जाते हैं, ऑन टाइम ऑर्डर हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक तो प्लेन एरिया है, ठीक है, ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, रोड्स वेल एस्टेब्लिश्ड हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन पूरी तरह से सेटअप है, तो प्लेन एरिया ने एक एडवांटेज दे दी। वहीं पे अगर ये सर्विस हमें हिमाचल में लगानी हो तो वहाँ पे टेरेन इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि रेस्टोरेंट से लेके वहाँ घर तक का डिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा आ जाएगा, चार्जेस बहुत ज़्यादा लगेंगे। सो वहाँ के लोग उस चीज़ को प्रेफर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उतने में तो घर पे बन जाएगी ना चीज़, इट्स बेटर टू ईट एट होम। तो इसी वजह से प्लेन एरियाज़ में ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है इंस्टेड ऑफ द माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज़। उसके बाद आप देखोगे कि जो गंगा प्लेन्स है वो सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है पूरे वर्ल्ड में, वाइल अगर माउंटेन्स पे चले जाओ, एंडीज़ आ गई, एल्प्स आ गई, हिमालयाज़ आ गई, तो ये स्पार्शली पॉपुलेटेड है, मतलब बहुत कम पॉपुलेशन यहाँ पे मिलेगी। तो देखो टोपोग्राफी ने डिसाइड किया कि पॉपुलेशन की डेंसिटी कम होगी या फिर ज़्यादा होगी, ठीक है। सो उसके बाद आ जाते हैं क्लाइमेट के ऊपर। अब देखो जहाँ पे भी एक्सट्रीम कंडीशन होगी, टेम्परेचर की एक्सट्रीम कंडीशन होगी, वहाँ पे लोग अवॉइड करेंगे, क्यों रहना है, तो पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट, या तो बहुत गर्म है या तो बहुत ही ठंडे हैं। जैसे गर्म की बात करें सहारा डिज़र्ट, या फिर ठंडे की बात करें तो पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, कनाडा, एंटार्क्टिका, तो वहाँ पे अवॉइड करेंगे कि क्यों रहना है भाई इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में। उसके बाद सॉइल की अगर बात करें तो फर्टाइल होगी सॉइल, तो सूटेबल होगी फॉर एग्रीकल्चर। फर्टाइल प्लेन है, जैसे गंगा आ गया, ब्रह्मपुत्र आ गया इंडिया के अंदर, वैसे ही इजिप्ट के अंदर आप पहले चाइना के अंदर देख लो, हुआंग ही, चांग जियांग चाइना के अंदर, एंड नाइल इन इजिप्ट एंड आर डेंसली पॉपुलेटेड। तो सॉइल के हिसाब से देखा कि अगर सॉइल फर्टाइल है तो वहाँ पे कल्टीवेशन बहुत अच्छी होगी, फार्मिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे से क्रॉप ग्रो कर सकती है। तो पीपल डिसाइडेड कि चलो सॉइल तो अच्छी है ना, फर्टिलिटी तो बहुत है, तो यहाँ पे रह लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दे दिए, जैसे इंडिया के अंदर गंगा और ब्रह्मपुत्र वाली जो रीजन्स हैं वहाँ पे आपको काफ़ी फर्टाइल प्लेन्स मिलते हैं। चाइना के अंदर देखोगे तो हुआंग ही और चैंग जियांग चाइना के अंदर, नील इन इजिप्ट, ये डेंसली पॉपुलेटेड है। उसके बाद वाटर की अगर बात करोगे तो लोग प्रेफर करते हैं टू लिव इन एरियाज़ जहाँ पे फ्रेश वाटर ईजीली अवेलेबल है। रिवर वैलीज़ जो वर्ल्ड की हैं दे आर डेंसली पॉपुलेटेड। दूसरी बात आ जाती है अगर फ्रेश वाटर अवेलेबल है देन वी कैन लिव देयर, तो फ्रेश वाटर को प्रेफर किया जाता है, तो वहाँ पे भी आपको डेंसली पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद मिनरल्स, जैसे आप अफ्रीका में जाओगे तो वहाँ पे डायमंड माइंस हैं, तो यहाँ से इकोनॉमी बूस्ट करेगी अल्टीमेटली, इनके पास रिसोर्स का यहाँ पे एक अल्टीमेट रिसोर्स इनको मिल गया। तो यहाँ पे आप देखोगे इस रीजन में जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। फिर उसके बाद अगर मिडल ईस्ट में चले जाएँ तो वहाँ पे ऑयल मिल गया, तो ऑयल की वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी क्योंकि इकोनॉमी का सोर्स मिल गया। तो मिनरल भी डिसाइड करता है पॉपुलेशन डेंस होगी या नहीं। फिर सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या हैं, ऊपर तो हो गया आपके जोग्राफिकल फैक्टर्स, अब देखेंगे सोशल, कल्चरल या फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले सोशल देखो, तो जहाँ पे बेटर हाउसिंग होगी, बेटर एजुकेशन होगी, बेटर हेल्थ फैसिलिटी होगी, वो डेंसली पॉपुलेटेड होगा। जैसे कि पुणे इन महाराष्ट्र, तो ये आ गया सोशल पॉइंट के अंडर, यानी कि बेटर हाउसिंग, घर वगैरह अच्छे होंगे, एजुकेशन अच्छी होगी, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी, वो डेंसली पॉपुलेट हो जाएगा। एग्जाम्पल पुणे आ जाता है।
कल्चरल, ऐसे प्लेसेस विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस, तो वहाँ पे टूरिज़्म अट्रैक्ट होगा, लोग आएंगे जो स्पिरिचुअल हैं, जैसे कि वाराणसी अपने यूपी के अंदर, जेरूसलम, वेटिकन सिटी, ये सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं अंडर द कल्चरल फैक्टर। इकोनॉमिक, मतलब जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, पैसे अर्न करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, यानी कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ जहाँ पे होंगे, तो वहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि क्या होगा, आपको वहाँ पे पॉपुलेशन बूस्ट होती हुई दिखेगी। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इन एरियाज़ में अट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होती हैं या फिर सर्विस सेक्टर, IT सेक्टर्स होंगे, तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो पॉपुलेशन होती है वो अल्टीमेटली क्या कर जाती है, डेंस कर जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो डिसाइड करते हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन कैसी होगी, डेंस होगी या नहीं होगी। इसके बाद आते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर, कितने नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। जैसे ह्यूमन बीइंग का अलग लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, कुछ एनिमल्स की बात करें, क्रोस की एग्जाम्पल ले लो, तो उनका 25 ईयर्स तक का लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है। ह्यूमन बीइंग्स का वैसे ही ऑन एन एवरेज बोल देते हैं 72 80 के आसपास। तो ऑन एन एवरेज अगर देखें तो कितने टाइम तक लोग जी सकते हैं, एवरेज है, यानी कि पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, उसको बोल देंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कितने नंबर ऑफ ईयर एवरेज पर्सन एक्सपेक्ट टू लिव, कितने लोग, यानी कि एक इंसान है वो कितने टाइम तक रहेगा। तो बहुत सारे इंसान का जब हम एवरेज ले लेते हैं तो दैट इज़ एन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फिर उसके बाद आता है पॉपुलेशन चेंज। अब देखो पॉपुलेशन चेंज जो होता है ये नेचुरली भी हो सकता है। नेचुरली कैसे होगा, मान लो बर्थ रेट ज़्यादा है, ठीक है, और उस एरिया में डेथ रेट कम है, तो पॉपुलेशन क्या करेगी, अल्टीमेटली इंक्रीज़ कर जाएगी। उसके बाद दूसरा नेचुरल वे क्या हो सकता है कि बर्थ रेट भी बराबर है, डेथ रेट भी बराबर है, आ रहे हैं जा रहे हैं, नेचुरल वे है ना, नेचर ने सेलेक्ट करा। या फिर क्या हो सकता है, बर्थ रेट एक तो कम है और डेथ रेट ऊपर से ज़्यादा हो रहा है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं नेचुरल। दूसरी क्या चीज़ डिसाइड कर सकती है, माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना फॉर इकोनॉमिक पर्पस, यानी कि जिस एरिया में इंडस्ट्री आपको मिलेगी आप प्रेफर करोगे मैं वहीं चला जाता हूँ, मुझे वहाँ से वेजेस मिल जाएंगे, तो माइग्रेशन भी हो सकती है। माइग्रेशन आपको दो तरह की मिल सकती है। एक होती है कि मान लो ये इंडिया का, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह, यहाँ पे हिमाचल के अंदर बद्दी हैं, ठीक है, बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे पड़ता है। तो ये जो बद्दी है ना, यहाँ पे इंडस्ट्री हब है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, IT सेक्टर है, तो मतलब एक तरह से जॉब के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है। तो लोग जब इस एरिया में जाएंगे तो बद्दी के कॉन्टेक्स्ट में, या फिर बाहर से भी बद्दियाँ आ रहे हैं या फिर इंडिया आ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे इमाइग्रेशन। यानी कि जब भी किसी कंट्री के अंदर कोई आ रहा है, यानी कि पॉपुलेशन आ रही है, इन हो रही है, तो उसको बोल देंगे इमाइग्रेशन। वहीं ई फॉर एग्जिट, यानी कि हमारी कंट्री से कोई बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है और दूसरी कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, इन, तो उस कंट्री के लिए वो पर्सन होगा इमाइग्रेंट और हमारे लिए होगा ई माइग्रेंट, ठीक है, क्योंकि ए का मतलब होता है एग्जिट, हमारी अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चला गया जस्ट टू हैव बेटर अपॉर्चुनिटी। तो इसकी वजह से आपको मिलते हैं पॉपुलेशन चेंज। कैसे कैसे देखें तो दो बेसिक रीजंस आपको मिल जाएंगे, एक हो सकता है नेचुरल और दूसरा रीज़न आपको मिल सकता है दैट इज़ माइग्रेशन। इनकी वजह से आपको मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन चेंज। तो जो पॉपुलेशन चेंज होता है इट रेफर टू द चेंज इन नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर नंबर ऑफ पीपल कैसे चेंज हो रहे हैं, दैट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन चेंज। अगर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखें तो स्टेबल नहीं है, कभी इंक्रीज़ करती है बहुत ज़्यादा, कभी डिक्रीज़ कर जाती है। क्यों होता है, क्यों इंक्रीज़ करती है, दिस इज़ एक्चुअली ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ, जो कि मैंने अभी बताया। फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री अंटिल 1800 वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो ग्रो कर रही थी स्टेडली, पर स्लोली कर रही थी। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज़ बॉर्न भी हो रहे थे पर जल्दी भी मर जाते थे। जल्दी क्यों मर रहे थे, बिकॉज जो डिजीज़ थी उनके लिए अभी हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है, वहाँ पे अभी हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, तो जल्दी जल्दी बर्थ भी हो रहे थे, डेथ भी जल्दी हो जाती थी। तो इस वजह से क्या था, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, तो ये एक रीज़न था। दूसरी बात देखेंगे, दिस वॉज देयर बिकॉज देयर वॉज नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी, सफिशेंट फूड अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे, आप देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो फार्मर्स थे वो ज़्यादा प्रोड्यूस भी नहीं कर पाते थे क्रॉप्स, तो उस वजह से क्या था, अपनी ही फूड रिक्वायरमेंट को वो मीटअप नहीं कर पाते थे। एज अ रिज़ल्ट आप देखोगे ऑल्दो बर्थ रेट तो
बर्थ रेट तो बहुत ज़्यादा है, पर जस्ट बिकॉज डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है ड्यू टू लैक ऑफ फूड, ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी, और इन वजह से क्या हुआ, आप देखोगे पॉपुलेशन ओवरऑल वहाँ पे कम रही। इन 1804 तो जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 1 बिलियन पहुँच चुकी थी। 150 ईयर्स लेटर, 150 साल के बाद 1959 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 3 बिलियन हो चुकी थी। दिस इज़ ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यानी कि अब देखो इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिया की अगर स्पेसिफिकली बात करें, जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए अचानक से सभी ने क्या किया, बर्थ पे फोकस किया, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, जितने ज़्यादा बच्चे उतने ज़्यादा कमाने वाले हाथ। पर उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके खेत भी बंटने वाले हैं। पहले अगर इतना बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड था एक बंदे के पास, जब उसके 2 लड़के हुए तो 2 हिस्सों में बटे। अब उन 2 लड़कों के भी 2 लड़के हुए तो इसने भी तो फर्दर डिवाइड कर दिया, इसने भी फर्दर डिवाइड किया, इनके 4 हो गए ऊपर, तो 4 हिस्से बन गए। तो लैंड का जो प्लॉट था वो भी क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था। सो उस टाइम पे अवेयरनेस नहीं थी, तो इस वजह से हमें देखने को मिला पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 1999 की बात करें, 40 साल के बाद, तो जो पॉपुलेशन है वो डबल हो चुकी है, 6 बिलियन। मेन रीज़न क्या है इस ग्रोथ का, वॉज दैट द बेटर फूड सप्लाई। अब फूड सप्लाई बेटर हो गई, मेडिसिन अवेलेबल है, डेथ रेट रिड्यूस हो गया। क्यों? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है। वाइल जो बर्थ रेट है वो स्टिल फेयरली हाई है, पर वो डेथ रेट डिक्रीज़ होने की वजह से आप देखोगे जो पॉपुलेशन है वो एक्सप्लोड हो चुकी है। जो बर्थ हैं दे आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग बर्थ रेट। इसका मतलब होता है कितने लाइव बर्थ हुए पर 1000 पीपल, कितने लाइव बर्थ हुए, क्योंकि कुछ स्टिल बॉर्न भी होते हैं जो मर जाते हैं पैदा होते ही, उनको यहाँ पे काउंट नहीं किया है। तो 1000 पीपल में कितने लाइव बर्थ हुए उसको हम बोल देते हैं बर्थ रेट। तो डेथ रेट क्या होगा, डेथ रेट को यूजुअली हम बोल देते हैं कि कितनी डेथ हुई पर 1000 पीपल, ठीक है। और जो दूसरा रीज़न रहता है वो माइग्रेशन का रहता है। तो अब देखो बर्थ रेट या फिर डेथ रेट से आपको एक्चुअल नंबर कभी भी नहीं मिलता पॉपुलेशन का, उसमें आपको सब कुछ नोट डाउन करना पड़ता है अलॉन्ग विद द माइग्रेशन। कितने लोग हमारे कंट्री के अंदर आए, इन माइग्रेशन, कितने लोग हमारी कंट्री से एग्जिट हुए, तो उनको बोलेंगे ई माइग्रेंट्स, और प्रोसेस को बोलेंगे ई माइग्रेशन। ये गए यानी कि आउट, इमाइग्रेशन का मतलब आए यानी कि अंदर आए, ठीक है। सो ऐसे याद रख लेना इसको। तो जो बर्थ एंड डेथ हैं वो नेचुरल कॉजेज़ हैं पॉपुलेशन चेंज के। जो डिफरेंस होता है बर्थ रेट का एंड डेथ रेट का, और उसको हम बोल देते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती है वर्ल्ड के अंदर ड्यू टू रैपिड इंक्रीज़ इन नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल से डेमोन्स्ट्रेट करा हुआ है। पॉपुलेशन कब इंक्रीज़ करती है, या तो बर्थ रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है और डेथ रेट रिड्यूस कर रहा है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर जाएगी। एक केस हो जाता है जितने बच्चे पैदा हुए उतने ही मर रहे हैं, तो बैलेंस में रहेंगे। फिर एक हो सकता है कि जो डेथ रेट है वो ज़्यादा है इफ़ कंपेयर टू द, ये डेथ रेट दिखाया हुआ है ग्रीन कलर में, तो ये डेथ रेट ज़्यादा है पर बर्थ रेट कम है, तो वहाँ पे आप देखोगे पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन इस तरह से आप देख सकते हो। उसके बाद इम माइग्रेशन क्या होता है, कितने पर्सन एंटर हुए इन न्यू कंट्री, उसको बोल देंगे इम माइग्रेशन। अपनी कंट्री के हिसाब से देखो हमारी कंट्री के अंदर कितने लोग आए उसको हम बोल देंगे इम माइग्रेशन। उसके बाद आएंगे हम दूसरे पॉइंट पे, दैट इज़ ई माइग्रेशन। कितने लोग अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री के अंदर इम माइग्रेट हुए, यानी कि IM। देखो जब भी जिस भी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर कोई आ रहा है, ठीक है, या फिर नॉर्थ अमेरिका के अंदर कोई आ रहा है, तो सारे क्या हैं, इम माइग्रेंट्स, यानी कि इन हो रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका से कोई बाहर जा रहा है तो उसको बोलेंगे ई माइग्रेंट, ठीक है। वैसे इंडिया से कोई बाहर जा रहा है तो उसको बोलेंगे ई माइग्रेंट। तो इम फॉर इन एंड ई फॉर एग्जिट। तो माइग्रेशन जो होता है इससे भी हम पॉपुलेशन साइज़ का चेंज पता कर सकते हैं। पीपल क्या करते हैं, या तो अपनी ही कंट्री के अंदर मूव करते रहते हैं या फिर बाहर ही चले जाते हैं, तो उसको बोल देते हैं ई माइग्रेंट। व्हेन पीपल लीव देयर ओन कंट्री। एंड इम माइग्रेंट्स का मतलब है जो कंट्री के अंदर आ रहे हैं, नई कंट्री हो सकती है, अपनी कंट्री हो सकती है, आ रहे हैं मतलब अंदर आ रहे हैं माइग्रेंट्स। अब जैसे कंट्रीज़ हैं लाइक USA, ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे आपको इन माइग्रेशन यानी कि माइग्रेशन बहुत देखने को मिलती है। क्यों? बिकॉज बेटर एजुकेशन फैसिलिटी, यूनिवर्सिटीज़ बहुत तगड़े हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या है वहाँ पे इन माइग्रेशन बहुत मिलता है देखने को। वहीं पे दूसरी कंट्रीज़ देखें जैसे कि सूडान, अफ्रीका के अंदर आ जाएगी, खार्तूम कैपिटल है इसकी। तो ये वो कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन लॉस हुआ है, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ से लोग बाहर चले गए, तो उसको बोलेंगे ई माइग्रेशन या फिर आउट माइग्रेशन।
तो ये जो जनरल ट्रेंड है इंटरनेशनल माइग्रेशन का इज़ फ्रॉम द लेस डेवलप्ड नेशन। अब माइग्रेशन कोई क्यों करेगा? रिसोर्सेज के लिए ही करेगा, ठीक है। तो ये जो आप कंट्रीज़ का ट्रेंड देखोगे, जितनी कम डेवलप्ड होंगी उतनी ही ज़्यादा उनमें क्या मिलेगी हमें, ई माइग्रेशन। कोई लेस डेवलप्ड कंट्री में क्यों जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली कहाँ को जाएंगे, जो डेवलप्ड हैं, जहाँ पे रोज़गार उनको मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये जो इंटरनेशनली आप माइग्रेशन देखोगे तो डेवलप नेशन, जो कम डेवलप्ड है नेशंस, उनसे मोर डेवलप की तरफ चले जाते हैं फॉर द बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। Within countries, large number of people may move from rural to urban areas in search of employment, education and health facilities. अब पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये डिफरेंट कलरेशन से, जैसे कि आपको अगर डार्क ब्लू दिखेगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइग्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हाई कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे ये आपको ऑरेंज मिलेगा। सो यू कैन सी कहाँ कहाँ पे ऑरेंज कलर है। ये देखो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल वाला एरिया, यहाँ पे म्यांमार वाला रीजन। तो यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा ई माइग्रेशन देखने को मिलती है। और मॉडरेट मिलेगा आपको, जैसे लाइट ग्रीन सा, सी ग्रीन सा कलर दिखेगा, तो यहाँ पे होती है। देन फिर उससे कम होगी, जैसे येलो कलर दिखेगा आपको। तो ये सारे आप देख सकते हो किस तरह से डिफरेंट रेट हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर, ठीक है। सो चलो, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पूरे वर्ल्ड में वेरी करती है। वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन तो रैपिडली राइज ही कर रही है, पर सारी कंट्रीज़ ग्रोथ फेस नहीं कर रही। कुछ एक कंट्रीज़ जैसे कि केन्या, पॉपुलेशन तो हाई है, यानी कि जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वो तो हाई रेट से कर रही है। दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट, पर डेथ रेट भी हाई है, ठीक है। और नाउ विद इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, डेथ रेट काफ़ी कम हो चुके हैं, बट जो बर्थ रेट हैं वो अभी भी हाई हैं। तो ओवरऑल आपको पॉपुलेशन क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। और कंट्रीज़ में जाओगे जैसे यूके, तो यहाँ पे आपको पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो होती हुई दिखेगी, क्योंकि डेथ रेट भी लो है और बर्थ रेट भी लो है। तो आपको बैलेंस सा देखने को मिलता है। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, क्या क्या चीज़ें आती हैं पॉपुलेशन के अंदर, इनकी कॉम्पोजिशन क्या क्या है। अब चलते हैं जापान, ये आ गया आपका जापान, और एक देख लेते हैं बांग्लादेश। अगर ओवरऑल देखें, दोनों ही बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, दोनों ही क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड है। तो कितनी क्राउडेड कोई कंट्री है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ज़्यादा लेना देना नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो, बांग्लादेश आ गया, इधर जापान, दोनों ही डेंसली पॉपुलेटेड है, हमें पता है। पर जो जापान है वो ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप है देन दैट ऑफ द बांग्लादेश, ठीक है। तो पॉपुलेशन कितनी डेंसिटी है वो चीज़ डिसाइड नहीं करती, डिसाइड करता है तो इकोनॉमिकल स्किल्स, ठीक है। तो जापान ज़्यादा स्किल्ड है इकोनॉमिकली इफ़ कंपेयर टू द बांग्लादेश। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि क्वालिटी ऑफ पीपल क्या है, वो डिसाइड करेगा आपकी इकॉनमी। तो लोग जो होते हैं वो वेरी करते हैं अपनी एज में, जेंडर में, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल। तो ये हमें समझना ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ के लोगों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन रेफर करती है टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये चीज़ डिसाइड करती है, जो कॉम्पोजिशन होती है किसी भी पॉपुलेशन की, वो हमें बताती है कि कितने मेल्स और फीमेल्स एक एज ग्रुप के अंदर बिलोंग करते हैं, कितने एडुकेटेड वो हैं एंड किस तरह की जॉब में वो एम्प्लॉयड हैं, इनकम लेवल कितना है और हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं। तो इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन ऑफ कंट्री इज़ बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन पिरामिड, ऑल्सो कॉल्ड एज-6 पिरामिड। चलो इनको देख लेते हैं, पिरामिड से ही हो जाएगा डायरेक्टली। अब देखो, सबसे पहले इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करो। तो ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे एज दिखाई है, जैसे ये नीचे वाली लाइन बता रही है आपको ये 0 से 4 एज के ग्रुप के हैं, ठीक है। ये नीचे वाली लाइन क्या है, 0 to 4 ईयर्स ऑफ एज। 5 to 9 में देखोगे तो ये सारा आ जाएगा। 10 साल से 14 साल की एज ये दिखाई हुई है, 15 से 19 ये, एंड सो ऑन। यहाँ पे पहुँच गए हम 85 प्लस के। एक तरफ ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है ये मेल है, और एक तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल है, ठीक है। तो पॉपुलेशन पिरामिड बनता है, एक तरफ परसेंटेज आ जाएगी, एक तरफ एज आ जाएगी। अब देखो, यहाँ पे 0% है क्योंकि मेल और फीमेल दोनों दर्शाए हुए हैं ना। तो यू विल नोटिस बर्थ रेट यहाँ पे पहुँचा हुआ है, ये वाला सारा बर्थ रेट है मेल्स का। तो कितना परसेंट पहुँचा हुआ है, अप्रॉक्स 9% ना, 8 से 10 के बीच में 9%। वहीं पे ऊपर देखोगे आप 85 ईयर्स के अंदर, तो आपको 1% से भी कम देखने को मिल रहा है। तो डेथ रेट, ठीक है, ये बर्थ रेट दर्शा रहा है, ये डेथ रेट दर्शा रहा है। एंड यू विल सी कि ये देखो यहाँ पे ये जो यंग सी पॉपुलेशन है, एडल्ट पॉपुलेशन,
बराबरी पे है। पर वहीं पे एक और चीज़ अगर नोटिस करोगे तो मेल की लाइन थोड़ी सी कम है इफ़ कंपेयर टू द फीमेल्स। तो मतलब फीमेल इस रीजन में ज़्यादा जी रही हैं इफ़ कंपेयर टू द मेल। तो इस तरह से आप इन पॉपुलेशन पिरामिड्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये पहला दिखाया हुआ था पॉपुलेशन पिरामिड, जिसमें एक तरफ एज आती है, एक तरफ परसेंटेज आती है। एक और है यहाँ पे देखो, जैसे केन्या का बर्थ रेट अभी देखा ना बहुत ज़्यादा था, अभी देखा हमने, पर बिकॉज क्या था, जो अब हेल्थ फैसिलिटी आई तो डेथ रेट कम हो गया। तो ऊपर आप देखोगे डेथ रेट तो कम है पर जो बर्थ रेट है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। ये फिर बीच की पॉपुलेशन दिखाई हुई है कैसे चल रही है, किस एज ग्रुप में कितना देखने को मिलता है। तो एज तो डिक्रीज़ ही करती है ना, अल्टीमेटली नंबर में इंक्रीज़ करने को बोलते हैं हम, बाकी तो वो डिक्रीज़ ही कर रही होती है। तो यू कैन नोटिस दिस इज़ केन्या। उसके बाद ये इंडिया का दिखाया हुआ है कंपैरेटिवली केन्या से। देखो केन्या का जहाँ पे 11% के पास पहुँच चुका है बर्थ रेट, इंडिया का आप देखोगे आसपास 6.5 के आसपास परसेंटेज देखोगे तो उतना बर्थ रेट है। मेल एंड फीमेल ऑलमोस्ट इक्वल है। एजेड ग्रुप में देखें तो 75 प्लस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिखाई हुई है, फीमेल्स की ज़्यादा है इफ़ कम्पेयर टू द मेल्स। ठीक है, इस तरह से आप इस ग्राफ को स्टडी कर सकते हो। अब यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ जापान दिखाई है। ये देखो बर्थ रेट कितना कम पहुँच गया, कितना हो गया, अराउंड 3%। ऊपर देखोगे मिड एज में देखोगे, यहाँ पे यूथ वाली स्टेज में देखोगे तो ज़्यादा है इफ़ कंपेयर टू द बर्थ रेट, कितना है, अराउंड 5.5%। वहीं पे डेथ रेट क्या है, बहुत कम है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू कैन स्टडी दीज पॉपुलेशन पिरामिड। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट आएंगे, तो ये पूरे नहीं याद करने होते, बस आपको ये याद होना चाहिए एक ग्राफ के अंदर क्या क्या चीज़ें दिखाई होती हैं। यहाँ पे परसेंटेज होती है, ज़ीरो बीच में आता है, और यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से, एंड इधर 1 2 3 ये होती है परसेंटेज। ऊपर की तरफ दिखाई हुई है एज, यहाँ पे ऐसे पार्टीशन करके दिखाना होता है कि ये मेल्स हैं इधर और ये फीमेल्स हैं। ठीक है, सो पॉपुलेशन पिरामिड क्या बताता है हमें, एज ग्रुप के ऊपर पहले तो लोगों को डिवाइड कर देगा, फिर टोटल पॉपुलेशन में से परसेंटेज निकालेगा। कैसे निकालेगा, बाय डिवाइडिंग देम इनटू मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट द पिरामिड ऑफ एज या पॉपुलेशन पिरामिड। जो शेप होती है किसी भी पॉपुलेशन पिरामिड की, वो उसकी स्टोरी बताता है कि उस एरिया में आपको क्या चीज़ ज़्यादा मिलेगी। जैसे बूढ़े लोग यहाँ पे केन्या में आ जाओ दोबारा से कम है ना, और यूथ भी ज़्यादा नहीं है, पर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ से हमें स्टोरी पता चल जाती है कि कितनी किस एरिया में क्या चीज़ बता रहा है, क्या चीज़ बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट ज़्यादा है, बीच के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। ये भी बता देता है ये पॉपुलेशन पिरामिड की कितनी हाउ मेनी डिपेंडेंट्स आर देयर इन अ कंट्री, कितने एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट कौन होता है, यहाँ पे इकोनॉमिकली देखा जाता है, डिपेंडेंसी इकोनॉमिकली देखी जाती है। इंडिपेंडेंट सिर्फ वो है जो अपना खर्चा पानी आराम से निकाल पा रहा है, तो वो हमें यंग वाले स्टेज में देखने को मिलेगा। इसके बाद में मिलेगा जब वो एडल्ट एज में जाएंगे। सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट कौन होंगे, एक तो बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, 0 से लेके हम बोल सकते हैं अप्रॉक्स 19 ईयर्स तक ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। फिर उसके बाद कुछ हमें 20 से 22 तक कुछ डिपेंडेंट मिलेंगे, कुछ इंडिपेंडेंट मिलेंगे। फिर जब अपनी अपनी लाइफ में सारे बिजी हो जाएंगे, अडल्ट स्टेज में शादी हो चुकी है, अपने बच्चे करने हैं, तो सिर्फ वो वाले इंडिपेंडेंट आएंगे। उसमें भी अगर वाइफ काम कर रही है तो वो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज़ वो भी क्या है, डिपेंडेंट है। तो ये कहाँ से पता चलता है, फ्रॉम द पॉपुलेशन पिरामिड। ठीक है, सो दिस इज़ बिकॉज ऑल्दो मैनी चिल्ड्रन आर बॉर्न अ लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाई इन दियर इन्फेंसी। अब देखो यहाँ पे यही तो पता चला हमें केन्या में कि बर्थ रेट तो बहुत ज़्यादा था, पर ऊपर चलते चलते कम ही बचे ना। क्यों कम बचे, क्योंकि डिजीज़ की वजह से कईयों का डेथ रेट ज़्यादा हो जाता है। सो इट इज़ टिपिकली शोन इन द पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन ऑफ केन्या। कुछ एक कंट्रीज़ में आप देखोगे कि जो डेथ रेट है यूथ के कंपैरेटिवली वो डिक्रीज़ है। पिरामिड इज़ ब्रॉड इन द यंगर स्टेज, जैसे कि आपने कहाँ पे देखा, ये वाला, ये देखो यहाँ पे जापान में आप देखोगे यंग वाली स्टेज में काफ़ी ब्रॉड है, यानी कि इन्होंने अपना हेल्थ वगैरह की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको काफ़ी कंट्रोल में रखा हुआ है। सो यू कैन एनालाइज दिस टाइप ऑफ पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन यहाँ से। तो कंट्रीज़ लाइक जापान जहाँ पे बर्थ रेट तो लो है, मेकिंग पिरामिड नैरो एट द बेस, और जो डिक्रीज डेथ रेट है वहाँ पे ऊपर की तरफ आप देखोगे तो डेथ रेट कंपैरेटिवली आपको कम मिलेगा।
So skilled and spirited and hopeful young people endow them with a positive outlook for the future of any nation. तो ये जो भी यूथ है हमारा ये डिसाइड करता है कि कंट्री आगे कहाँ जाने वाली है. सो यू कैन एनालाइज कि आज जो इंडिया के अंदर डेमोग्राफी डिविडेंड सबसे ज़्यादा हो रखा है, अगर तो इनको स्किल प्रोवाइड कर दी गई तो ये एसेट होंगे अपनी कंट्री के लिए, यानी कि पॉजिटिव चीज़ है. वहीं पे अगर कुछ नहीं मिला तो ये एक तरह की लाइबिलिटी है. अगेन सरकार को अपनी जेब से पैसा निकाल के देना पड़ेगा, क्राइम रेट इंक्रीज करेंगे. सो यूथ कैन डिसाइड व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री. ठीक है. सो नाउ यू कैन सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 5 होता है कंप्लीट. और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास की NCERT के साथ, दैट इज़ द NCERT ऑफ योर 9th क्लास ज्योग्राफी. ठीक है, तो यहीं पे करते हैं इसकी एंडिंग फॉर नाउ. Thank you everyone. Have a nice day. If you like the video, do like and share. Also subscribe the channel. Thank you everyone.